Hello everyone, today we are going to discuss our chapter number 2, that is Major Civilization of Ancient Egypt of our history book जो HBSC ने अपनी साइट पे न्यू बुक रिलीज करी है। हम उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इस वीडियो में हम PYQ भी सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। सो लेट्स बिगिन। हमारे चैप्टर नंबर 2 का नेम है मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, वैसे ही उसी टाइम पीरियड में मल्टीपल प्लेसेस पे मेजर सिविलाइजेशंस हुई थी। तो इस चैप्टर में हम उन सिविलाइजेशन को भी गो थ्रू करेंगे। तो हम सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, बट एक्चुअल मीनिंग सिविलाइजेशन का क्या है? व्हेन अ पर्सन स्टार्ट लिविंग परमानेंटली, जब एक पर्सन किसी जगह पे परमानेंटली रहने लग जाता है और उस जगह का सोशल पॉलिटिकल कल्चर जो होता है वो बाकी के एरिया से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम सिविलाइजेशन बोल देते हैं। जैसे हमने सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, इंडिया की जो है, वैसे ही हम इस चैप्टर के अंदर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, रोम, माया सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। ये नेम आपको गिवन नहीं होगा, यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन आप लिख सकते हो। तो इनकी पोजीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। ये टोटल 7 सिविलाइजेशन हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो देखो PYQ 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, HBSC का मैं बता रही हूँ, हरियाणा बोर्ड का बता रही हूँ। ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शो 2 एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द मैप। आपने इस वर्ल्ड मैप के अंदर कोई भी 2 एंशिएंट सिविलाइजेशन को शो करना है, विच इज ऑफ 2 मार्क्स। तो इसलिए आप इनकी पोजीशंस लर्न कर लेना। तो इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? पहला है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, दूसरा है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, देन ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड माया सिविलाइजेशन। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इजिप्टियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। आपके इस साल के पेपर में इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस वीडियो का जो एक पार्ट होगा, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसलिए इसके 2 पार्ट्स बनेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम इजिप्टियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हम कवर करेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर हम ग्रीक और रोमन को कवर करेंगे, देन चाइनीज एंड माया सिविलाइजेशन को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड गिवन होगा, आपने टाइम पीरियड को लर्न नहीं करना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है आपको। तो देखो बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन का। तो वहाँ का जो किंगडम था, इसको नॉर्थ इजिप्ट में बांटा गया था और साउथ इजिप्ट में बांटा गया था। ये ऊपर वाला लाइक इसमें अगर हम डिवाइड कर दे तो ये आपका नॉर्थ इजिप्ट कहलाएगा और ये आपका साउथ इजिप्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है इजिप्टियन सिविलाइजेशन की, अगर हम लोकेशन देखें दोबारा मैप में जाके, तो देखो यहाँ है आपकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है, यहाँ है इंडिया, मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट। तो यहाँ की जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उसको नॉर्थ इजिप्ट में बांटा गया है और साउथ इजिप्ट में बांटा गया है। तो ये इस सिविलाइजेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो नॉर्थ इजिप्ट कहाँ था? माउंट ऑफ नाइल। इट मीन्स यहाँ पे आपकी नाइल रिवर बहती है जिसके थ्रू ट्रेड होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ही माउंट ऑफ नाइल पे, यहाँ जहाँ से आपकी नाइल रिवर स्टार्ट होती है उसे नॉर्थ इजिप्ट बोला गया है, और द वैली ऑफ नाइल, ठीक है, तो इस एरिया में आपको साउथ इजिप्ट बोला गया है। ऊपर नॉर्थ इजिप्ट की कैपिटल क्या है? बोटो, और इसका एम्बलम क्या है? हनी बी। और साउथ इजिप्ट की कैपिटल है थेकिबी और इसका एम्बलम है बंच ऑफ पेपर्स। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद एक मीना और मीनस नाम के राजा आते हैं। ये एक ही राजा है, इसके 2 नाम है, मीना या मीनस। इन्होंने फर्स्ट डायनेस्टी फाउंड करी थी इजिप्ट की। इन्होंने जैसे कि नॉर्थ इजिप्ट साउथ इजिप्ट में डिवाइडेड था ना किंगडम, अब इसने क्या करा? यूनाइटेड कर दिया दोनों किंगडम को और एक पूरा इजिप्ट बना दिया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन बना दी। और यहाँ पे महफीज को इजिप्ट की कैपिटल बना दी और वहाँ पे मोनार्शियल सिस्टम चला दिया। मोनार्शियल सिस्टम क्या होता है? राजा, फिर उसके बाद उसका जो बेटा होगा वो रूल करेगा, फिर उसका बेटा होगा वो रूल करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इजिप्टियन सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी पॉलिटिक्स। तो देखो जो राजा होता था उसे पैरो बोला जाता था, वही रिप्रेजेंटेटिव होता था गॉड और भगवान, मतलब जस्टिस और भगवान के समान उसको माना जाता था। अब इसमें जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इजिप्टियन सिविलाइजेशन की, उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और न्यू एरा। एंशिएंट पीरियड को पिरामिड एज भी बोला जाता है क्योंकि इस समय में टोटल 6 डायनेस्टी ने रूल किया था। आपने डायनेस्टी याद नहीं करनी, आपने सिर्फ मेन टॉपिक याद रखना है कि जो एंशिएंट पीरियड था पिरामिड एज, उसके अंदर
पैरो जो राजा थे उन्होंने हाई राइज पिरामिड को बिल्ट करा था बड़े बड़े स्टोन से, और आज भी 70 पिरामिड स्टिल एग्जिस्ट नियर मैम्फिस। मैम्फिस अभी हमने पढ़ा, पूरे जब मीना मिनस ने पूरे इजिप्ट को कंबाइन कर दिया तो महफीस को कैपिटल बना दिया था, तो आज भी लगभग 70 पिरामिड उस महफीस कैपिटल के अंदर आपको एग्जिस्ट करने को मिलेंगे। और इसका पर्पस क्या था? रिलीजियस। ये जो थे सन गॉड को प्लीज करने के लिए बनाए जाते थे। दूसरा क्या है? मेडिवियल या फिर फ्यूडल एज। अभी समझते हैं क्या होता है कि जैसे कि हमारी पूरी एक कंट्री है, उसको हमने स्टेट्स के अंदर बांटा गया है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ गवर्नेंस। तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड के अंदर स्टेट डिवाइडेड थी, या फिर प्रोविंस भी हम बोल सकते हैं। तो जो स्टेट की जो पावर होती थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों में होती थी। ठीक है, वही टैक्सेस कलेक्ट करते थे, वही रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होता था उसका पूरा कंट्रोल रहता था फ्यूडल लॉर्ड्स का, और वो जस्टिस का भी काम करते थे और पैरों की हेल्प करते थे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे ट्रेड, एग्रीकल्चर भी फ्लरिश हुए थे। अब देखो इस टाइम पीरियड के अंदर फ्यूडल लॉर्ड्स तो थे, बट ये फ्यूडल लॉर्ड्स आपस में भी फाइट करते थे, जिसके कारण जो हाइकोस पीपल थे, यानी कि एक कम्युनिटी का नाम है हाइकोस, जो सीरिया से आए थे। हाइकोस एक कम्युनिटी का नाम है जो सीरिया से आए थे, उन्होंने इस इजिप्ट को कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स आपस में लड़ रहे थे, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो वीक हो गया, तो जो बाहर के जो लोग आए थे हाइकोस पीपल सीरिया से, उन्होंने इजिप्ट को कैप्चर कर लिया। अब इसके बाद हाइकोस पीपल के बाद किसने कंट्रोल कर लिया था? एमोसिस ने। एमोसिस एक रूलर थे, तो उन्होंने इजिप्ट को कैप्चर कर लिया था। अब इसके बाद न्यू एरा या फिर इंपीरियल एज, इसमें क्या हुआ था? वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एमेनहोटेप ने इन फ्यूडेटरीज की पावर को खत्म कर दिया था। ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इनकी पावर को खत्म कर दिया था, लोग खुश हो गए थे, प्रॉस्पेरस हो गए थे, धनवान हो गए थे। अब इसके बाद अलेक्जेंडर ने रूल करा। अलेक्जेंडर के बाद पहले एमेनहोटेप, फिर अलेक्जेंडर, फिर उसके बाद पैलोथमेटिक डायनेस्टी। इतना ज़्यादा डीपली आपने जाना नहीं है, सिर्फ आपने बेसिक सा पॉइंट याद रखना है कि पॉलिटिकल सिस्टम 3 फेजेस में डिवाइडेड थे, एंशिएंट, मेडिवियल, न्यू एरा। एंशिएंट के अंदर पिरामिड बिल्ट गए थे, इसका पर्पस रिलीजियस था, टू प्लीज सन गॉड। और मेडिवियल एज या फिर फ्यूडल एज के बारे में आप लिख सकते हैं कि फ्यूडल लॉर्ड्स का इन्फ्लुएंस था, जो स्टेट पावर थी फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों में थी, और ये आपस में लड़ते थे। फिर हाइकोस पीपल का रूल आया, फिर एमोसिस का आया, फिर लास्ट के अंदर आप लिख सकते हैं कि एमेनहोटेप ने रूल करा। यहाँ पे लोग खुश हो गए थे, धनवान हो गए थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस हमें देखने को मिली। फिर अलेक्जेंडर ने रूल करा, और उनके बाद पैटलोमेटिक डायनेस्टी ने रूल करा। तो इट इज पॉलिटिक्स। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं साथ के साथ टॉपिक वाइज आपको PYQ भी कवर करवाऊंगी, जो हरियाणा बोर्ड की साइट पे आपको मिल जाएंगे। तो देखो एक क्वेश्चन ये आया था पिछले साल, लास्ट ईयर, थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इजिप्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इजिप्ट में आपको लिखना है, उसके बारे में लिखना है। तो लगभग 5 मार्क्स का आया था। टोटल आपके बुक में 7 पॉइंट्स हैं, मैंने एज इट इज़ लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को लगे। आप इसमें से कोई भी 6 पॉइंट याद कर सकते हैं। तो समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पहले पैरो को समझते हैं। राजा के पास अनलिमिटेड राइट्स होते थे। ऑटोक्रेटिक रूलर था, मनमानी वाला रूलर था। और डिटी यानी देवता समान पूजा जाता था, और पुलिस और जस्टिस की पावर भी होती थी। जो वजीर होते थे वो हेल्प करते थे पैरो की इन गवर्नेंस, और यही टैक्सेस कलेक्ट करते थे। इनकम का जो रिकॉर्ड होता था, एक्सपेंडिचर का जो रिकॉर्ड होता था कि कैसे गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, तो वो पूरा रिकॉर्ड वजीर का होता था। नेक्स्ट इज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले जब पैरो के पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी, फिर जब फ्यूडल सिस्टम आया उसके बाद परमानेंट आर्मी बिल्ट हो गई। और जो लोकल गवर्नमेंट था, जो यानी रूरल एरिया का जो गवर्नमेंट था, वो फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों में था। लेकिन जो सिटीज़ का जो गवर्नेंस सिस्टम था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के हाथों में था। वही वहाँ पे पीस मेंटेन करते थे और रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट इज प्रोविंकल रूल। जैसे कि एक पूरी कंट्री है, अगर मान लो उस कंट्री के अंदर मैंने एक स्टेट बना दिया, अब स्टेट के अंदर भी मैंने उसको डिवाइड कर दिया मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर, लाइक विलेजेस के अंदर। अब 3-4 विलेजेस को मिला के मैंने एक प्रोविंस का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविंकल रूल कैसा था? डिवाइडेड द एम्पायर इनटू, जो पूरा एम्पायर था उसको बहुत सारे प्रोविंसेस के अंदर बांट दिया गया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नेंस के कन्वीनियंस के कारण एम्पायर को बहुत
प्रोविंसेस में बांट दिया गया था और हर प्रोविंस को नोम बोला गया और उस वहाँ के रूलर को नोमार्च बोला गया। नेक्स्ट इज काउंसिल। जो पैरो का जो कोर्ट होता था वहाँ पे एक सेपरेट काउंसिल होती थी, एल्डरली कोर्टयार्ड्स, जो मतलब जो एज लोग थे जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उनके लिए उन्होंने सेपरेट काउंसिल बना रखी थी और जिनको सारू बोला गया। इंपॉर्टेंट टर्म है सारू, विच इज यूज टू एडवाइस द पैरो, जो पैरो को एडवाइस देते थे। वजीर भी पैरो को एडवाइस देते थे और सारू भी पैरो को एडवाइस देते थे। वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम था, जो चीफ जस्टिस था, वो पैरो के हाथों में ही था जनरली, और 3 दिन के अंदर उस केस को ख़त्म करना होता था और क्रिमिनल्स को वहाँ पे हार्श पनिशमेंट भी दी जाती थी। तो इसमें से जो पॉइंट आपको इजी लगे, 6 पॉइंट, आप इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये 2025 के PYQ में आया हुआ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इकोनॉमी एंड कॉमर्स। तो देखो 2023 में हरियाणा बोर्ड का जो पेपर था उसमें आया हु इज द ब्लेसिंग ऑफ नाइल रिवर। नाइल रिवर किसकी ब्लेसिंग है? आई होप कि आप इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि हमने अभी पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि नाइल रिवर के थ्रू ट्रेड होता था और नॉर्थ इजिप्ट और साउथ इजिप्ट बांटा गया, वो तो नाइल रिवर के बेसिस पे ही था ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेट मी टेक कर लेते हैं इसको, इजिप्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इकोनॉमी एंड कॉमर्स, कि वहाँ पे कैसे लोग पैसा कमाते थे। तो ये 2 पॉइंट है, ये सभी सिविलाइजेशन के अंदर आप कॉपी कर सकते हैं बिकॉज ये सभी सिविलाइजेशन के अंदर सेम पॉइंट आ रहे हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। वीट बार्ले कॉटन फ्रूट्स डेट्स आपको एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलेगी और उस टाइम पे इरिगेशन भी होता था। एनिमल हस्बेंड्री, इजिप्टियन लोग जो है एनिमल भी रखते थे लाइक काउ, शीप, डोंकीज एक्सेट्रा। उस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रीज भी होती थी जो ऑर्नामेंट्स बनाती थी, यूटेंसिल्स बनाती थी, कॉपर ब्रोंज के वेपन्स बनते थे और ग्रास प्लांट थे जिसे पेपरस बोला गया। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रह जाएगा बिकॉज जो साउथ इजिप्ट है उसकी कैपिटल है बंचो पेपरस। तो पेपरस एक ऐसा प्लांट है जिससे पेपर बनाया जाता है। और मेडिकल मटेरियल्स। नेक्स्ट इज कॉमर्स एंड ट्रेड। हमने पढ़ा कि नाइल रिवर के थ्रू ट्रेड होता था। तो स्पाइसेस, डाइज, ऑयल, पाउडर्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, कि जो स्पाइसेस, डाइज होते थे वो इजिप्ट से इंडिया के अंदर आते थे और एनिमल्स भी ट्रेड किए जाते थे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कल्चर एंड रिलीजन। तो इजिप्टियन लोग जो थे वो फॉर्म्स ऑफ नेचर को, वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर को वर्शिप करते थे। आपको जितनी भी सिविलाइजेशन मिलेगी उसमें इंपॉर्टेंट टर्म है कि वो नेचर को ही वर्शिप करते थे। तो लगभग 3000 गॉड थे, ये आपको याद नहीं करना है। पॉपुलर गॉड कौन थे? सन गॉड, जिनका अदर नेम था री रा। और जो गॉड ऑफ नाइल को क्या बोला गया? ओरेसस। तो जब पैरो की डेथ हो जाती थी, हमने पढ़ा कि हाई राइज टॉम बनाते थे। ठीक है, अब मान लो किसी पैरो की डेथ हो जाती, किसी राजा की डेथ हो जाती, किसी फ्यूडिटरी किसकी डेथ हो जाती है, किसी वजीर की डेथ हो जाती है, तो उसकी बॉडीज को केमिकल में कोट करके उस हाई राइज टॉम के अंदर रख दिया जाता था, जिसे मम्मी या फिर पिरामिड बोला गया। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज 2025 का जो पेपर आया था उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड पूछा गया था। तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी पूछा जा सके आपसे। ठीक है, बिकॉज इसका एक अलग कॉलम है एनसीईआरटी के अंदर। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इजिप्ट गेव अ वर्ल्ड अ ईयर ऑफ 365 डेज का हमें कैलेंडर मिला। इन्होंने सन क्लॉक और वाटर क्लॉक को भी इन्वेंट करा। इन्होंने मेडिसिन की फील्ड में भी डिस्कवरी की। इन्होंने लगभग 600 ऐसे मेडिसिन के नाम दिए। ठीक है, और इन्होंने केमिकल्स बनाए टू प्रिजर्व, डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। और इन्होंने मोनोथिज्म के प्रिंसिपल को प्रमोट किया। मोनोथिज्म क्या होता है? प्रैक्टिसिंग वन डीटी, एक ही देवता को पूजना, मल्टीपल देवता को नहीं पूछते थे, सिर्फ इनका एक ही देवता होता है। सो इट्स ऑल अबाउट योर इजिप्टियन सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं दूसरी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये कहाँ लाई करती है? मॉडर्न इराक के अंदर लाई करती है। अगर हम प्रेजेंट स्लाइड पे देखें तो आपको ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यहाँ मिलेगी। ठीक है, इस एरिया के अंदर। सो देखो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है आपके इराक के अंदर लाई करती है, नॉर्थ ऑफ द पर्शियन गल्फ।
तो देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं, ये जो आपको वाटर बॉडी दिख रही है ना, ये आपका पर्शियन गल्फ है, तो ये आपका इराक है। इस पूरे इराक के अंदर आपको मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी, जो पर्शियन गल्फ के अंदर लाई करती है। ये मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है। मेसो का मतलब होता है मिडल, बीच में, और पोटम का मतलब होता है रिवर। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एरिया बिटवीन टू रिवर्स, उसे हमने क्या बोल दिया, मेसोपोटामिया बोल दिया। और वो दो रिवर कौन सी थी, फर्स्ट इज टिग्रिस एंड सेकेंड इज यूफ्रेट्स। तो देखो मैप में देख लेते हैं, जैसे कि आपका पूरा इराक है, यहाँ पे आपकी पर्शियन गल्फ है। तो आप देखोगे ये जो लाइन जा रही है दैट इज टिग्रिस रिवर, मैंने टी से डिनोट करा है। और ये जो लाइन आ रही है दैट इज यूफ्रेट रिवर, जिसको मैंने ई से डिनोट करा है। सो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, दैट इज सुमेरियन, बेबीलोन और असेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन को ही डिवाइड कर रखा है, सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोन एंड असेरियन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर। तो देखो यहाँ पे स्मॉल सिटीज इस्टेब्लिश हुई थी, और ये जो स्मॉल सिटीज थी उनका इंडिपेंडेंट, ये सिटीज इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से, और इनका अपना अपना खुद का कोई ना कोई देवता होता था, और उनकी अलग सिटी थी, अलग इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो इनकी अलग कैपिटल होएगी, जिसे पतीसी बोला गया। पतीसी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैपिटल का जो रूलर होता था उसको पतीसी बोला गया, जिसका काम था कलेक्टिंग लैंड टैक्स को कलेक्ट करना, प्रमोट सिटीज फ्रॉम अटैक, फॉरेन इन्वेजन से या कोई इंटरनल अटैक से बचाना। तो पतीसी का काम होता था। और इन्होंने एक कूनीफॉर्म स्क्रिप्ट भी इन्वेंट की थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, डू यू नो के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म गिवन है, दैट इज जिगुरट, द टोल टेम्पल बिल्ट इन द शेप ऑफ पिरामिड इन द सिटी ऑफ समर कॉल्ड जिगुरट। देखो ये आपकी पूरी मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन है। इसको हमने तीन फेजेस में बांटा, फर्स्ट इज सुमेरियन, बेबीलोन एंड असेरियन। तो सुमेर के बारे में हमने पढ़ा अभी देखो जो टोल टेम्पल्स जो बिल्ट हुए थे इन द शेप ऑफ पिरामिड, आप ये देख सकते हो टोल टेम्पल बिल्ट करे गए थे पिरामिड की शेप में सुमेर सिटी के अंदर, उसे क्या बोला गया, जिगुरट बोला गया। द बेबीलोन जिगुरट वॉज, जो बेबीलोन ये है, यहाँ पे हुई थी ये सिविलाइजेशन। 3000 फीट लॉन्ग, 3000 फीट वाइड और 300 फीट लॉन्ग, 300 फीट वाइड और 300 फीट हाई थी। तो देखो इस पे बेस्ड आपको हरियाणा बोर्ड का जो अब 2025-26 का सैम्पल पेपर में आपको एक क्वेश्चन सेम आपको देखने को मिलेगा, डिफाइन जिगुरट, 2 मार्क्स के अंदर। तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हो। तो हम मूव करते हैं बेबीलोन सिविलाइजेशन पे। और बेबीलोन सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर हैमराइट, या आपकी टिग्रिस रिवर या आपकी यूफ्रेट रिवर। यहाँ पे जो रिवर फ्लो होती थी उसे हैमराइट रिवर बोला गया, या फिर सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। ये पूरी आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जिसका जो सदर्न पार्ट है, जो ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारी बेबीलोन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। तो देखो इसके अंदर ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना, आप सिर्फ इसको सुन लीजिए कि एमोरेट्स जो थे ब्रांच ऑफ सिमेंटिक पीपल। सिमेंटिक पीपल क्या होते हैं, अ सिमेंटिक स्पीकिंग रेस कमिंग फ्रॉम द मिडल ईस्ट। जो मिडल ईस्ट के अंदर ऐसे लोग जो सिमेंटिक भाषा को बोलते थे उसे सिमेंटिक पीपल बोला गया। और उसी सिमेंटिक पीपल की एक ब्रांच है दैट इज एमोरेटिस। उन्होंने पूरे समर को कैप्चर कर लिया था, और लगभग 100 सालों के बाद जो किंग जो थे हमुराबी, उन्होंने पूरे मेसोपोटामिया को कैप्चर कर लिया था, और उसकी सिर्फ एक ही कैपिटल बना दी थी, दैट इज बेबीलोन को कैपिटल बना दिया था, और वहाँ पे कोड ऑफ लॉ को फ्रेम कर दिया गया था। सिमेंटिक पीपल रूल 700 ईयर्स, 700 सालों के लिए सिमेंटिक पीपल ने इस एरिया के अंदर रूल किया था। फिर वहाँ पे उन्होंने एक सिटी स्टैब्लिश करी थी जिसका नेम था असुर, और वो कहाँ थी, ऑन दी अपर बैंक ऑफ द टिग्रिस रिवर के बैंक पे थी। अब ये असुर बेनीपाल एक राजा आई थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। असुर बेनीपाल ने प्रोग्रेस किया था इन द फील्ड ट्रेड, एजुकेशन, आर्ट, इन सभी सेक्टर को इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया था, और इसकी कैपिटल क्या रखी थी, नेवी। अब इनकी डेथ के बाद असेरियन सिविलाइजेशन का जो एम्पायर था वो चार्ल्स के हाथों में आ गया था, जिसके बाद किंग को सुप्रीम माना जाता था। आप इसको छोड़ सकते हैं। अब याद रखना कि असेरियन सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर, वहाँ के ग्रैंड पैलेसेस, वहाँ के टेम्पल, वहाँ की लाइब्रेरीज काफ़ी अच्छी थी बाकी के कंपैरिजन में। और वहाँ पे जो हर राजा था, कोई भी नया राजा आता था वो पुरानी जगह को छोड़ देता था और अपनी खुद की एक नई जगह को बिल्ड करता था खुद के लिए।
अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ को कवर करते हैं। अब ये तीनों के लिए है, सुमेरियन सिविलाइजेशन के लिए भी, असीरियन सिविलाइजेशन के लिए भी और बेबीलोन सिविलाइजेशन के लिए भी। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, वो ऑलमोस्ट इक्वल था तीनों के लिए। वहाँ के रूलर ऑटोक्रेटिक भी हुआ करते थे, फिर बाद में डेमोक्रेटिक बने, फिर वो मोनार्कियल सिस्टम वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया था। जो रूलर होता था उसे सुप्रीम कमांडर बोला जाता था, वही जज होता था और वही हाईएस्ट ऑफिशियल होता था। और गवर्नर जो है वो टैक्सेस कलेक्ट करता था, वहाँ पे पीस को मेंटेन करता था और वॉर के टाइम पे सपोर्ट करता था। तो सोशल लाइफ थी वहाँ पे 3 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड थी, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर के अंदर आ जाएंगे किंग्स, ऑफिशियल्स, प्रिस्ट, और मिडल के अंदर आ जाएंगे फ्यूडल लॉर्ड्स, और लोअर के अंदर आ जाएंगे स्लेव्स एंड फार्मर्स। और जो वेमेन की पोजीशन थी उस टाइम पे वो एवरेज थी। नेक्स्ट रिलीजियस लाइफ की बात करें तो जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन में इजिप्टियन सिविलाइजेशन में मोनोथिज्म के प्रिंसिपल में बिलीव रखते थे, यानी प्रैक्टिसिंग ऑफ ओनली वन गॉड। तो यहाँ पे मल्टीपल गॉड्स को मानते थे, इट मीन्स पॉलिथिस्टिक थे यहाँ के लोग। हर एक सिटी का अपना खुद का एक देवता होता था, वो वर्कशिप करते थे वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर को, लाइक फील्ड, रिवर, माउंटेन, ये पॉइंट सेम है दोनों का। यहाँ पे मेन डीटी होते थे अनु, गॉड ऑफ स्काई, एंड की, गॉड ऑफ अर्थ। और इकोनॉमिक लाइफ जैसे मैंने बोला था इजिप्टियन और बाकी सिविलाइजेशन का ऑलमोस्ट सेम होगा, तो ये सेम ही पॉइंट आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था। वीट, बार्ले, ग्रेप्स को भी कल्टीवेट किया जाता था। इंडस्ट्री एंड ट्रेड भी उस टाइम पे हुआ करती थी, और एनिमल्स को भी स्पेशल माना जाता था, उन्हें भी ट्रेड किया जाता था। अब PYQ 2025 HPSC में है, डिस्क्राइब द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सोशल लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5-5 पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 2024 का PYQ है, द एरिया ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज करेंटली इन विच पार्ट ऑफ अ कंट्री। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था मेसोपोटामिया की, मैंने आपको इसकी लोकेशन बता दी थी, कहाँ लाई करता है ये लाई करता है मॉडर्न इराक के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉडर्न इराक। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 देखने के लिए थैंक यू। पार्ट 2 की वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। अब अपने कितने टॉपिक्स रह गए, हमने इजिप्टियन सिविलाइजेशन कवर कर लिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कवर कर लिया, ग्रीक, रोमन और चाइनीज़ और माया सिविलाइजेशन हमारी रह जाती है। तो यही 2 सिविलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो हमने कवर कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चारों सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। थैंक यू। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।